वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे हम कुछ पंजाब की सियासी सूरत हाल और इसके साथ साथ जो इंतखाबी माहौल है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी फ़हरिस्तें तलब की हैं उन्होंने। ये वक्त जो है इस वक्त बराह रास्त आवाम से रजू करने का वक्त है कि उनको कन्विंस किया जाए कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए। लेकिन जरदारी साहब का फोकस जो है कि वो 8 फरवरी के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होने वाले हैं उनको अभी ही नज़र पे रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं। जो पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की है उन्होंने और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। अभी देखना है कि वो क्या सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे के शामिल होंगे या वहीं पे रह कर जो है कि वो जो एक बात की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो निशान लिया गया तो अब उनकी जो वो पार्लिमानी पार्टी की हैसियत है डिफेक्शन क्लॉज वाली शायद उस पर ऊपर नहीं लगती। और इस तनाज़ुर के अंदर कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। इन मौज़ूआत के ऊपर बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बड़े 5-6 उम्मीदवार पीटीआई के जिनको आरओ ने भी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी और हाई कोर्ट ने भी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। सुप्रीम कोर्ट में आकर उनको क्लीन चिट मिली है और उनके कागजात नामजदगी जो है कि वो बहाल कर दिए गए और वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। ये सारा माहौल क्या बनने जा रहा है और आगे क्या कुछ इम्कानात हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। हमारे साथ मदर बरलाज साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आज़म चौधरी साहब लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर रह चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मैं आज़म चौधरी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ पहले, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन माहौल जो है वो सारा का सारा पंजाब मैदान जंग बनता है हमेशा। नेशनल असम्बली की 266 नशिस्तों में से 141 नशिस्तें जो हैं वो पंजाब में हैं। और पंजाब में जो कामयाब होता है उसके लिए इस्लामाबाद में हुकूमत बनाना बड़ी आसान हो जाती है। इस वक्त जितनी सख्ती है, पाबंदियां हैं, वो भी हमें पंजाब में नज़र आ रही हैं। क्रैकडाउन हो या कुछ भी हो, जितने केसेस सुप्रीम आए रिटर्निंग ऑफिसर्स के, अभी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, सनम जावेद साहिबा हों या सनाउल्लाह मस्ती खेल, शौकत बसरा, ये सब लोग, ताहिर सादिक अटक के, ये सब पंजाब के ही हैं। तो ये पंजाब में इतना ज़ोर क्यों लगाया जा रहा है? क्या अवाम का जो रिज़ल्ट है या अवाम का जो मूड है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही दीगर जमातें कि अवाम उनके साथ खड़ी है कि ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खाला साहब। देखिए, पंजाब की जो अहमियत है उसका आप अंदाज़ा लगाएं। जो अब थोड़ा सा माजी के अंदर सियासत के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो तख्ते लाहौर अगर किसी बंदे ने हासिल कर लिया है तो उसके लिए हुकूमत बनाना बहुत आसान हो जाता है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा। और इस वक्त पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा भी है, सीटें ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनका तमाम तर फोकस जो है ना इस वक्त पंजाब की सीटें जीतने पर है। और पीपल्स पार्टी की भी ये कोशिश है कि वो किसी भी सूरत में पंजाब में एक मुनासिब शेयर अपना हासिल करें ताकि सिंध की सीटें साथ मिला के, और जिस तरह के वो तवक्को कर रहे हैं, जिस तरह जरदारी साहब ने ना सिर्फ ये है कि तवक्को बल्कि उन्होंने इजहार भी किया कि आज़ाद उम्मीदवारों को वो साथ अपने शामिल करेंगे। और बिलावल साहब की अगर कंपेन पे हम नजर दौड़ाएं तो उनका तमाम तर जो उनका भी फोकस है वो उन आज़ाद उम्मीदवारों पे और पीटीआई के वोटर्स के ऊपर है कि किसी तरीके से वो उनको वोट मिल जाए और वो इंतखाब जीते और बाद में वो उनको साथ शामिल कर ले। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में जो खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग तो चले वो पार्लियामेंट के अंदर होती है, लेकिन प्री पोल रिगिंग जिसको हम कह सकते हैं, ये उसका एक सिलसिला है कि आप आज़ाद उम्मीदवारों से पहले ही आप कमिटमेंट्स ले लें या उनको उसमें चाहे पैसा इन्वॉल्व हो चाहे उसमें कुछ और मराहत इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान की सियासत को गंदा भी इन चीजों ने किया है। इस पे तमाम पार्टियों के लिए लम्हा दिया। माजी के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इसके नताइज भुगत चुकी है। अब ये तमाम का फोकस इन दोनों पार्टियों का है जी कि हम किसी तरीके से, पहली बात तो यह है कि इन्होंने पीटीआई को इंतखाबी सियासत से आउट करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन इनका फ्रंट फुट पे एक खिलाड़ी था जो इनकी तमाम ख्वाहिशात इलेक्शन कमीशन ने पूरी की। पीटीआई के बल्ले का निशान वापस लिया गया। उस जमात का जो उम्मीदवार थे उनको इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए हर मुमकिन तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई। उसमें पुलिस भी साथ शामिल थी, इंतजामी अफसरान भी शामिल थे, निगरान हुकूमतों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन इसके बावजूद
उन लोगों ने तमाम तर मुश्किलात अबूर करके अपने कागजात जमा कराए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एतराजात लगाने का सिलसिला शुरू किया। और जिस तरह का आपने अभी जिक्र किया कि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनको इंतखाब लड़ने की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई है। ये अब इलेक्शन कमीशन के उसके मैं समझता हूं उसके मुंह के ऊपर एक तमंचा है। ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि उन उम्मीदवारों के जो जायज उस पर एतराजात थे वो खत्म किए जाते हैं, उनको इंतखाबी अमल का शामिल कैसा होने बना की था। इजाजत दी जाती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक पार्टी का इलेक्शन कमीशन हो, ना कि वो मुल्क का इलेक्शन कमीशन हो। इस तरह वो जेस्चर दे रहा है जैसे ये एक फिक्स्ड मैच है। और बड़ा बड़ा एक सवालिया निशान होगा इलेक्शन के ऊपर। ज़रा अब इलेक्शन कमीशन के रोल की तरफ भी आएंगे, क्योंकि अभी तक पोलिंग स्कीम जो 24 जनवरी तक उन्होंने देनी थी वो अभी तक नहीं दी है, और उसके क्या असरात होंगे। बदर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाले हैं और आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर नज़र है। पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर हम देखें, PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI, तीन बड़ी जमातें हैं। तीनों में से सबसे पुरानी जमात है और बड़ी डीप रूटेड जमात है ये। अब इसको ये नौबत क्यों आई कि ये अभी आज़ाद उम्मीदवारों के या अपनी इंतखाबी जलसों के अंदर खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि PTI के जो वोटर हैं वो हमें वोट दें, किसी और को वोट ना दें। तो इनका अपना वोट बैंक क्यों इतना कमज़ोर या कम हुआ, और पॉलिटिकल स्पेस इनके लिए क्या वाकई इतनी कम हो गई है, या कुछ और वजूहात हैं कि ये अब फोकस सारा का सारा इनका आज़ाद उम्मीदवारों या PTI के ऊपर रह गया? खालिद साहब, अगर पिछले हम 40 साल सियासत का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में सबसे पहले ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार शुरू हुआ वो छांगा मांगा से शुरू हुआ। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून उसकी बानी है इस कारोबार की। अब आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो बाद में इस खेल में शामिल हुए, लेकिन वो महारत उनको ज़्यादा हो गई और वो इतने माहिर हो गए कि उन्होंने शरीफ फैमिली को कहीं पीछे छोड़ दिया। आपको याद होगा और आज़म चौधरी साहब को भी याद होगा कि जब यहाँ रजीम चेंज हो रहा था तो ख़रीदो फ़रोख्त की जो महारत थी वो तो आसफ़ ज़रदारी जादूगरी दिखा रहे थे। वो सिंध हाउस में सारा मेला लगा हुआ था। तो वो एक माहिर के तौर पर लाहौर में इसलिए बैठ गए हैं और पहले से उन्होंने फरिश्ते मरतब करना शुरू कर दी हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो कोई किसी सरकारी सतह पर कोई सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद पता चला कि सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और उनका ताल्लुक PTI से होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे पीपल्स पार्टी आ रही है, थर्ड नंबर पर कुछ और आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, और चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून आ रही है। तो आसफ़ अली ज़रदारी ने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। अब आपने शुरू में सैफुल्लाह अबड़ो की बात की। सैफुल्लाह अबड़ो PTI में आने से पहले भी पीपल्स पार्टी में थे। सिंध के बड़े कंट्रैक्टर हैं, लाड़काना से उनका ताल्लुक है। लाड़काना ही से वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे बिलावल भुट्टो वाले हलके से। तो मेरा ख्याल है वो पुरानी मोहब्बत जाग गई होगी और वो फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। और वैसे भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वहाँ ज़रूरत थी, सुना है उनका वो हल्का थोड़ा कमज़ोर जा रहा था, तो सैफुल्लाह अबड़ो के आने के बाद शायद वो मजबूत हो जाए। तो ये जो नया सिनेरियो बना है, इसमें बेशक हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पंजाब बड़ा मरकज़ है, सही बात है, इससे इनकार मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान की सियासत में पंजाब का किरदार जो है वो माइनस नहीं किया जा सकता। लेकिन पंजाब की सूरत हाल ये है कि पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार जो पसे पर्दा PTI है वो जीत कर आ रहे हैं नंबर 1 पे। और अगर मुल्की पूरे मुल्क को देखा जाए तो फिर पीपल्स पार्टी सेकंड आती है, और थर्ड कुछ और आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, और चौथे नंबर पर PMLN आ रही है। इसलिए आसफ़ ज़रदारी लाहौर में बैठ गए हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों पे काम कर सके। अच्छा, पंजाब में भी जो 3 डिवीज़न हैं, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद, नून लीग इस पे हमेशा फोकस करती रही है। 78 MNA हैं इन 3 डिवीज़नों में और 150 से ज़्यादा MPA हैं। तो जो ये 3 डिवीज़न जीत जाता था वो मरकज़ में भी हुकूमत बना लेता था और सूबे में भी बना लेता था। अब मुश्किल ये पेश आ गई है कि ये 3 डिवीज़न नून लीग के हाथ से निकलते जा रहे हैं, और वहाँ जितने सरकारी गैर सरकारी जैसे भी सर्वेज हुए उसमें
वो आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक पीटीआई से है वो आगे निकल गए हैं। सो इसलिए आसिफ जरदारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले से वो मैनेज करना शुरू कर दिया उन्होंने कि मैं, ताकि जो 8 फरवरी के बाद मेला सजे अभी तो अभी से मेरे पास इतने लोग हों। अच्छा, इसमें एक और बड़ा बात ये चल रही है, जो सब आपसे भी यही क्वेश्चन है, फिर मज़हर साहब भी इसके ऊपर कमेंट करें कि एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि शायद जरदारी साहब या मियाँ साहब भी कहीं पीछे रह जाएं। और आपको याद होगा पंजाब में 93 में भट्टू साहब के पास शायद गालबन 13 या 16 MPA थे। और अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं करते हम, ज़रा ये जुलाई 2022 में और इसके चले जाएं तो काफ लीग के पास भी कितने MPA थे, और नून लीग और PTI दोनों परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र कर रहे थे कि वज़ीर आला बन जाएं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इन इलेक्शंस के बाद तहरीक इंसाफ जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में होंगे सबसे ज़्यादा होंगे, और अगर उनमें से कुछ लोगों को मुनहरिफ करवाया जा सके नज़रियाती के नाम के ऊपर, या जैसे अब अकबर एस बाबर साहब भी एक अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, या कहा जाए जी कि मुल्क या मईशत पहले है और उसके बाद सियासत है, जो स्लोगन होते हैं रवायती से, और ऐसी सिचुएशन बन जाए कि किसी पार्टी के पास अक्सरियत ना हो, और फिर तीसरा जो है कि वो कहा जा रहा है कि थपकी दी गई IPP को, ज़रा आप भी बाहर निकलें, जल्द से जुलूस करें, नज़र तो आए, आप घर में ही बैठ गए हैं। तो कोई ऐसा इम्कान भी नज़र आता है आपको कि वो भट्टू साहब या परवेज़ इलाही साहब वाला फार्मूला जो है पंजाब और मरकज़ के अंदर जो है दोबारा कोई निकल आए? देखिए, बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है, जो तज्जिया अभी बरलास साहब ने दिया था ना कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर आज़ाद उम्मीदवार उनका ज़्यादा चांसेस, लेकिन जो IPP का मामला है, IPP के लोग, आपको याद होगा पंजाब के अंदर जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे सूबाई असम्बली के, जुलाई 2022 थे, हाँ जी, सारे ही आ रहे थे। जिन उम्मीदवारों ने, मुनहरफ उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिए थे, आपको याद होगा बड़े बुरे तरीके से वो लोग पिट गए थे। और उसके बाद दिन ब दिन, क्योंकि ये जो PDM की हुकूमत के 16 में उन महीनों ने अवाम के अंदर एक शदीद नफरत पैदा की, और अवाम उसका इजहार भी करती हुई नजर आ रही है। अब उनकी मिसाल सामने रखें तो अब IPP के जितने लोग हैं, ये सारे वही हैं जो मुनहरफ है, जो PTI को छोड़ के आए और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीट एडजस्टमेंट की उसकी सूरत में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इनका फोकस वजारत आला पर था। अलीम खान साहब वजारत आला के उम्मीदवार थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि उनको वो ओहदा मिल जाए, क्योंकि वो जिस घर से या जिस जगह से उनको आशीर्वाद मिली थी, उनको पूरा यकीन था कि शायद वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें थोड़ी तब्दील नजर आई और मुस्लिम लीग नून वो खुद जो है ना मैदान में नजर आई कि वो वजारत आला किसी को देना नहीं चाह रही। लेकिन अगर आजाद उम्मीदवार जिस तरह जीत नजर आ रहे हैं, जो जीत जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये अलमिया है कि खरीदो फरोख्त का एक बाजार गर्म हो जाता है। लोग अपने मुफादात के लिए तमाम पार्टी एफिलिएशन, लोगों का जो उन लोगों ने जो उन्हें मैंडेट दिया होता, सब कुछ भूल जाते हैं और अपने मुफाद को मद्देनजर रखते हैं। खुदा ना खासा कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो कुछ भी हो सकता है पंजाब के अंदर, क्योंकि इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि PTI को इक़्तिदार ना मिले, PTI के किसी मुनहरफ को देना पड़ा तो वो दे देंगे, या कोई बारगेनिंग की कोई उसमें आ जाता है बंदा तो उसको दे देंगे। लेकिन अभी तक तो बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून किसी को अपनी वज़ारत आला देने के मूड में नजर नहीं आ रही। उनका यही ख्याल है कि वो जीतेंगे। लेकिन लाहौर शहर के अंदर मैंने आज तक मुस्लिम लीग नून को इतना खौफजदा नहीं देखा जितना मैं इस इंतखाब के अंदर देख रहा हूँ। और उसका डेफिनेटली जो अवामी रिएक्शन है और पिछले 16 महीने की कारकर्दगी वो भी है। जो सब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं वापस आते हैं तो नाज़रीन इसी मौजू के ऊपर आगे बढ़ाएंगे और फिर ये भी देखेंगे कि मज़ीद इलेक्शन के बाद कुछ और ऑप्शंस भी इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर ज़ेर बहस हैं, वो क्या है, उनके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।